हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका डिस्कशन। ये हमारा जो डिस्कशन है वो कब 9 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, उसका डिस्कशन है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि जो भारत में डॉक्टर हरगोविंद खुराना है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। 1968 में औषधि के क्षेत्र में दिया गया था। इनने क्या किया था, इनने जो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण है और आनुवांशिक, ठीक है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत में अभी तक 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, सबसे पहले 1913 में किसको मिला था। 1913 में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था। अभी तक भारतीय कितने भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो ऐसे 9 भारतीय हैं। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके अलावा फिर इसके बाद 1913 में फिर 1930 में मिला था किसको, सीवी रमन को। किसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो हरगोविंद खुराना 1968 में इनको मिला था काय को, मेडिसिन के लिए। ठीक है, फिर जो चौथे नंबर पर मदर टेरेसा को मिला था कब, ये मिला था 1979 में। कब, मदर टेरेसा को, इसको पीस के लिए मिला था। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे जो मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनने चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी। ठीक है, उसके अलावा फिर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको 1998 में। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे जो मिला है वो किसको मिला, रामकृष्णन को। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उसके अलावा 8वें नंबर पर कैलाश सत्यार्थी, इनको भी पीस के क्षेत्र में मिला है। और अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 में किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था, जो भारतीय थे, उनको क्या है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला। तो आपको 9 नाम याद रखने हैं, ठीक, जिनको जो भारतीय हैं उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा के अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में जल फैला है और जो प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील है। कौन सी, चिल्का झील उड़ीसा में, जो जिसमें क्या है, प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, तो इसको प्रवासी पक्षी आने की वजह यूनेस्को, किसने, यूनेस्को ने इसको क्या नाम दिया है, डेस्टिनेशन फ्लाईविज नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है, डेस्टिनेशन फ्लाईविज। और चिल्का झील क्यों फेमस है, एक तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इंडिया की भी, एशिया की भी है, उसके साथ इंडिया की भी ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। अगर आपसे भारत की सबसे बड़ी झील का नाम पूछा जाता है तो आप क्या लगाओगे आंसर, चिल्का झील। ठीक है, और उड़ीसा में कौन कौन से, जैसे कि वाकलोन कोकाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, उसके अलावा वेशपल्ली, कौन सा, वेशपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, केवलादेव घाना राजस्थान में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR के संरक्षण में स्थापित किया गया था। तो जो CSIR के संरक्षण में जो स्थापित है वो क्या है, बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में। ठीक है, कब हुई, 1959 में। ठीक है, ये क्या है, भारत में जो विज्ञान संग्रहालय आंदोलन की जननी माना जाता है इसको। ठीक है, उसके अलावा ये 1959 में खोला गया। ठीक है, उसके अलावा बेंगलोर में जो विश्व स्तरीय औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, ये कहाँ है, बेंगलोर में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, 1978 में। ठीक है, ये काय के लिए काम करता है, प्रकृति पर केंद्रित है ये मुख्यतः। फिर भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि कहाँ है, राष्ट्रपति भवन 1949 को। ठीक है, इसको नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यापार गुजरात के पालनपुर शहर में से संबंधित है। तो ये पालनपुर शहर है वो काय के डायमंड ट्रेडिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है। काय के लिए, डायमंड ट्रेडिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है। पालनपुर को एक चीज़ से और याद रखते हैं, जो अरावली हिल्स हैं जो राजस्थान में मुख्यतः फैली हुई हैं, तो जो अरावली हिल है वो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती हैं और कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली हिल्स तक ये जाती हैं। ठीक है, कहाँ तक, दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक ये जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पालनपुर को याद रखना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1989 से स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट किसने किया था, UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में। ठीक है, उसके अलावा जुलाई में एक और है, 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको भी। बाकी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश अपना जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाता है, 11 मई को। ठीक है, 11 मई को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा अविभाज्य भारत के लिए पहली बार बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो स्थायी अध्यक्ष का बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WTO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट और WO सुपर ओरिएंटल मिडिलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की थी। तो जो इस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो इसका राइट आंसर क्या है, विजेंदर सिंह। ठीक है, विजेंदर सिंह। मैरी कॉम को आप जानती हैं, मैरी कॉम भारतीय मैरी कॉम क्या है, भारतीय मुक्केबाज है, जो कि क्या है 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रहने वाली एक महिला, एकमात्र महिला है। उसके अलावा जैसे शिव थापा, ये भी भारतीय मुक्केबाज हैं। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज हैं। उसके अलावा विजेंदर सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारत में निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय फुटबॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो 2017 में सबसे पहले भारत में क्या है, पहली बार फीफा अंडर 70 वर्ल्ड कप खेला गया था। ठीक है, अब फीफा अंडर 70 वर्ल्ड कप कब खेला गया था, 2017 में भारत में पहली बार। अब 2019 में फिर उसके बाद कहाँ हुआ था, 2017 के बाद 2019 में ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर, ब्राजील में। ठीक है, तो 2019 का है वो कहाँ पे, ब्राजील में हुआ था। और जो 2021 में खेला गया था वो क्या है, अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप, वो पेरू में खेला गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। उसके अलावा जैसे फीफा से रिलेटेड मुख्य और हैं, जैसे इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ खेला गया था, कतर में। कहाँ पे, कतर में। ठीक है, और उसको जीता किसने था, अर्जेंटीना ने जीता, किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका औपचारिक उद्घाटन 1951 में हुआ था। तो देखो IIT जो तुम्हारा सबसे पहले IIT कौन सा खुला था, IIT खड़गपुर, जो कब खुला था, 1951 में। ठीक है, और जो IIT खड़गपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके अलावा 1956 में IIT को क्या है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। वर्तमान में भारत में कितने IIT हैं, 23 IIT। कितने, 23 IIT। ठीक है, और सबसे पुराने IIT में कौन कौन से, जैसे IIT मद्रास है। ठीक है, जो 1959 में, कब, 1959 में खुला था। फिर उसके बाद जैसे IIT कानपुर है। ठीक है, तो ये कब, ये भी 1959 में ही खुला था। उसके अलावा IIT दिल्ली, IIT दिल्ली कब खुला था, 1961 में। ठीक है, IIT दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यारलुंग जांगपो नदी, यारलुंग जांगपो नदी भारत में किस रूप से जानी जाती है। तो देखो भारत में ये किसका नाम है, ये भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग जांगपो नदी। ठीक है, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग जांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना। किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो है मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील, जो कि कैलाश पर्वत के कौन से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसके अलावा भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। ठीक है, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ये किसकी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर
सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में है? अलीराजपुर में। कितनी? 36%। यहाँ पे जो महिला साक्षरता दर है वो भी इंडिया की सबसे कम है, कितनी? 31%। और पुरुष साक्षरता है वो कितनी है यहाँ पे? 43.6%। ठीक है, 43.6%। तो इस तरीके से आप याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? जबलपुर। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? 69.32%। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है? 69.32। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप को मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने का ठेका दिया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो निजीकरण कर दिया गया है वो किसको, किस ग्रुप को दिया है? बंसल ग्रुप को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति है वो किस शताब्दी की? तो इसका राइट आंसर है, जो शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति है वो कब है? 5वीं शताब्दी की है। किस शताब्दी की है? 5वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, साड़ी का नाम क्या है जो खरगोन जिले में प्रसिद्ध है? तो खरगोन जिले में कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? देखो, खरगोन के अंदर ही आता है महेश्वर। ठीक है, तो महेश्वरी साड़ी कहाँ पर फेमस है? खरगोन में। चंदेरी साड़ी कहाँ पर फेमस है? अशोकनगर, गुना में। ठीक है, अशोकनगर, गुना में। ठीक है, बनारसी साड़ी कहाँ है? ये तुम्हारी बनारस में फेमस है। ठीक है, बनारसी साड़ी जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा इलकाल साड़ी ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के जो बगलकोट जिले में प्रसिद्ध है कौन सी? ये इलकाट साड़ी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश में राजधानी कौन सी थी? ग्रीष्म काल में वो पूछ रहा है मध्य प्रदेश के, वैसे यहाँ तक इसका कंफर्म राइट आंसर है कौन सा? इंदौर। ठीक है, अगर आपको मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो आप अगर चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सीधे दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर, लेकिन जहाँ पे मुझे मतलब इसमें ऑप्शन में जो बता रहे हैं वो क्या है? ग्वालियर बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, बाकी जैसे कि 1972 में क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाया गया था? जो भोपाल था, भोपाल का जिले का गठन किया गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम याद रखना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? तो दमोह का जटाशंकर मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो महादेव को समर्पित है। ठीक है, किसको? महादेव को समर्पित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदौर नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो इंदौर नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा इंदौर किस लिए फेमस है? एक तो 6 बार लगातार 6 टाइम्स लगातार स्वच्छता अवार्ड मिला। ठीक है, उसके अलावा इंदौर में अभी मेट्रो का काम भी चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा इंदौर नगर निगम की स्थापना 1956 में होती है। ठीक है, उसके अलावा इंदौर क्या है? आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 24 जुलाई 1975 को। कब की गई थी? 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो 2019 है, कितनी? 2019 है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में वन आवरण बढ़कर कितना हो गया है? 77,482 वर्ग किलोमीटर। कितना? 77,482 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 25.14%। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वन है वो कौन सी उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा जहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 800 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश में। तो ये आप फैक्ट इसके साथ साथ ये भी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 24वें गवर्नर बने वो कौन बने हैं? उर्जित पटेल। ये चूंकि पुराना क्वेश्चन था
ठीक है। लेकिन अगर आपसे करंट में पूछा जाता है तो जो 25 और इवन उन्हें दोबारा कार्यकाल भी मिल गया तो 26 पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, उसके अलावा जैसे डी सुब्बाराय, ये भी भारत के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, बिमल जालान और रघुराम राजन, जी सारे रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो उज्जैन का पुराना नाम वो क्या है? अवंतिका है। ठीक है, और ग्वालियर को क्या बोलते हैं? ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो क्या मिलता है? गोपागिरी। क्या है? गोपागिरी। झांसी का प्राचीन नाम क्या है? बलवंत नगर। ठीक है, और भोपाल है वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रखना। अब इसमें क्या कह रहा है, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है, किस प्रकार कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। परिधि 5% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो, परिधि बढ़ रही है तो उसी हिसाब से क्या बढ़ेगी? त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो त्रिज्या बढ़ेगी उसी हिसाब से क्या बढ़ेगी? परिधि बढ़ेगी। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? रुको एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आर को मान लो क्या है? आर 2 आर हो गए। ठीक है, पहली आर कितनी है? 100। ठीक है, कितनी है? 100। अब ये नई बढ़ के कितनी हो गई? 105। ठीक है, 5% बढ़ गई। इसी तरीके से दूसरी, ठीक है, 100, ये बढ़ के कितनी हो गई? 105। ठीक, अब इनको काट लो तो ये कट गया 20, ये 21, 20 और 21। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 400। ठीक है, और ये नई क्या आ गई? ये आ गई 441। क्या आ गया? 441। ठीक है, तो अब मतलब 400 से कितनी वैल्यू बढ़ गई? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो वैल्यू बढ़ के आई वो कितनी आई? 41। कितने पे बढ़ी? 400 पे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया, तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? 10.25। जो राइट आंसर होगा क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है कि एक दुकान कमीज का मूल्य क्या है? 60% अंकित करता है। मतलब जो उसका मूल्य है, माना कि क्या है? 100 है। ठीक है, अंकित कितना? 60% बढ़ा के करता है। तो जो प्रिंट प्राइस होगा 1/3 आइटम का प्रिंट। देखो पहले क्वेश्चन में पढ़, एक दुकान कमीज का 60% अंकित करता है, वे इस मूल्य पर 1/3 बेचते हैं। ठीक है, और मतलब 60% जब बढ़ा के वो बेचता है तो उस पर कितना? 1/3 आइटम उस पर बेच देता है। ठीक है, फिर और जो रिमेनिंग 1/3 है उस पर क्या करता है? 20% की छूट देता है। ठीक है, उसके अलावा शेष 1/3 पर वो क्या करता है? 50% की छूट देता है। तो वो क्या है? शुद्ध लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो मानना कि वस्तु का प्राइस कितना? 100x है। ठीक, और जो उसने प्रिंट किया वो कितना किया? 160x। ठीक है, कितना? 160x किया। अब उसने क्या है? 1/3 आइटम पे क्या किया? 1/3 आइटम पे उसने 20% की छूट दी। तो 160 का 20% मतलब 168 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये तुम्हारा बचेगा कितना हो गया? करीबन 128। 160 में से 32 घटाओगे तो कितना बचा? 128x। तो जो उसने 1/3 कितना 20% जो डिस्काउंट दिया था वो 128 में बेचा। ठीक है, जो रिमेनिंग एक शेष 1/3 है, ठीक है, उसको उसने 50% की छूट दी। ठीक है, तो वो कितने? 50%। 160 पे 50% की छूट देगा तो मतलब उसको किसने में बेचा? उसने 80x में बेचा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे तीनों प्राइस निकल आया, 1/3, 1/3, 1/3 के। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? अब उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आई? माना कि 100 है। ठीक है, 100x है, 3 बार में मतलब 1/3 1/3 करके वो 3 बार में बेच, मतलब तो ये कितना हो गया? 300 हो गया।
कितना हो गया 300x हो गया। और जो ये कितना आ रहा है 160, 120, 80, 200, 260 और ये तुम्हारा हो गया करीबन करीबन, सॉरी ये हो गया 368। कितना हो गया ये 368x। ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालना है, तो जो कमीज का कुल विक्रय मूल्य निकला वो 368 निकला, कमीज का कुल क्रय मूल्य निकला वो कितना 300x निकला। अब जो प्रॉफिट निकालना है हमको, वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 368 माइनस 300x बटे 300x। ठीक है, काय पे निकालेंगे प्रॉफिट, हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है, परचेजिंग जो हमारा क्रय कुल क्रय मूल्य है उस पर निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 68x बटे 300x इंटू 100। ठीक है, तो x से x कट गया, इससे 2 जीरो कट गए, 3 से ये कटा नहीं, मतलब तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 22 सही 2/3 आंसर। तो राइट आंसर क्या आ गया 22 सही 2/3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई भिन्न दी है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से काटते चले जाओ। तो पहले ये 2 से कटेगा, 4 5 3 6, ठीक है, बटे 4 9 8 9 6। ठीक, इसको काटते जाओगे तो एंड में कितना बचेगा 1/11। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 4/5 को सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ काटना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा 0.8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हमारा सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका क्या करो, पॉइंट को हटा दो, नीचे जीरो जोड़ दो, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा दो। ठीक है, 3 4। ठीक, इसी तरीके ये दशमलव काटा, 2 जीरो लगाए, अब इनसे इसको काट दो, 100 से ये 100 काटा, ये 3 जीरो 1 जीरो ये, तो ये पूरा कट गया। तो 976 976 976 3 बार बचा, तो क्या आंसर आ गया 976 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है 976 का होल क्यूब। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इसमें क्या करना है 64 की पावर माइनस 2/6। तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखो पहले तो 64 को अपन पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू क्या है -2 की पावर 6। ठीक है, इंटू क्या है -2 की पावर 6, तो इससे 6 ये कटा। ठीक है, तो ये क्या बचा 6 से 6 कट गया, तो ये बचा 2 की पावर -2। अब इस 2 की पावर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/4। तो जो राइट आंसर है वो क्या है 1/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है a²। ठीक है, और जो विकर्ण की भुजा की लंबाई कितनी होती है a√2। ठीक है, क्या होती है a√2। ठीक है, क्या वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। ठीक है, तो अब इनका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, अगर वर्ग का निकालेंगे तो a², अब और जो विकर्ण का निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे 2a²। ठीक है, तो a² से a² कट गए, तो ये रेशियो आ गया 1:2। तो इसका राइट आंसर है क्या है 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि px का मान ये दिया है। ठीक है, तो p1 का मान, तो इसमें क्या करेंगे वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1²। ठीक है, -2 × 1 2 प्लस 3 प्लस क्या आएगा 3। ठीक है, तो 1² 1। ठीक है, तो 3 + 1 4 4 - 2 2 क्या आ गया 2। तो राइट आंसर क्या आ गया ये 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.013 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो 13 का स्क्वायर अपन को पता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169।
कितना होता है 169 होता है। अब दशमलव के बाद 3 है तो स्क्वायर में क्या होगा, जो दशमलव लगेगा स्क्वायर में वो कितने 6 अंकों के बाद लगेगा, तो 3 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ लगा दो दशमलव, तो जो राइट आंसर आ गया वो ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहते हैं, पदों का कुल योग, जो पद दिए उनका योग बटे पदों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो इनका योग आएगा वो क्या आएगा, योग आएगा 200, ठीक है, और कितने पद हैं टोटल 5, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आंसर 40, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा इसका 40। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है, ठीक है, और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और आधी दूरी 90 किलोमीटर, मतलब कोई डिस्टेंस है इसमें आधी तो वो कवर कर रहा है किससे 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, आधी कर रहा है किससे 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे, क्या करो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, और उस तरीके से जो एवरेज स्पीड निकल आएगी, एवरेज स्पीड का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो और तुम्हारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम इस मेथड से नहीं करना है, बाय द वे तुम्हें रिमाइंड मतलब फॉर्मूला याद नहीं रहा एवरेज स्पीड का, तो एक तरीका और है, वो क्या है कि अपन सबसे पहले क्या है, एक चीज़ पता है वो क्या है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, क्या होती है चाल बराबर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अपने पास स्पीड दी है, टाइम दिया है, क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइम को यहाँ ले आओ, ठीक है, स्पीड को यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रुकना एक मिनट, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है पहले भी नहीं पता अपन को, आधी भी, तो डी बटे स्पीड कितनी है पहली आधी की 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दूसरी आधी की क्या है डी बटे 90 किलोमीटर पर आवर, क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना 6 आवर दिया है, तो ये अपन जब सॉल्व आउट करेंगे इसको तो क्या आएगी वैल्यू, तो इसका एलसीएम लोगे यहाँ भी, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5D अपॉन 180, कितना आएगा 5D बटे 180 180, ठीक है, 5D बटे 180, ठीक है। और ये यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पे जो D की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी 216 किलोमीटर, ठीक है। अब अपने पास पूरी टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 216 432, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 432, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, मेरी चचेरी बहन की आयु मेरी आयु से कितनी है, 2 गुनी है। यदि हमारी आयु में 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी उम्र क्या है, वो क्या पूछ रहा है, मेरी आयु पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, माना कि मेरी आयु क्या है x है, ठीक है। अब जो मेरी चचेरी बहन की आयु क्या है, मेरी दुगनी है, ठीक है, तो उसकी आयु क्या हो गई 2x, ठीक है, चचेरी बहन की आयु कितनी हो गई 2x। अब जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना दिया है 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, कितना दिया है 20 वर्ष का दिया है, ठीक है, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, तो x बराबर आएगा वो क्या आएगा 20 साल, और x ही क्या है मेरी आयु है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा 20, ठीक है। अब A 16 दिनों में, B 20 दिनों में कोई काम समाप्त कर लेता है, ये दोनों 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो A अचानक छोड़ देता है, तो B को काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है, तो A क्या है कोई काम कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है 16, और B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो अब इनका क्या करो एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो, तो कितना एलसीएम कितना आया 80 आया, ठीक है, एलसीएम आया, तो A एक दिन में कितनी 16 पंजे 80, 5 टेबल मान लो बना रहा है, B मान लो कितना 4 बना रहा है, ठीक है, 5 4 9, दोनों मिलके कितनी एक दिन में 9 टेबल बना रहे हैं, लेकिन दोनों ने 4 दिन साथ में काम किया, कितने 4 दिन, तो मतलब कितनी टोटल 36 काम कर लिया, मतलब माना कि 36 टेबल बना दी, ठीक है। अब 80 में से 36 घटाएंगे,
80 में से, तो जो 80 में से 36 गए तो कितने 44 बचे। कितने बचे 44 काम किसको करना है, अकेले बी को करना है, तो बटे 4 कर दो, कितना डिवाइड बाई 4। इसका जो राइट आंसर आ गया वो कितना आ गया 11। तो ये राइट आंसर हो गया 11। अगले क्वेश्चन है 48 पुरुष 20 दिनों में कोई खाई खोते। माना कि 48 मैन है, ठीक है, कितने 20 दिन कोई काम करते हैं। अब टोटल काम अगर कोई काम बता होता डिवाइड होता तो अपन लिख देते, यहाँ क्या है, माना कि एक काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम खाई खोद सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि मैन नहीं बताया उसने, M2 में कितने 15 दिन काम कर रहे हैं, वही बराबर काम है, ठीक है। तो अब बताओ M2 मतलब कितने दिनों में कर लेंगे, कितने आदमी कर लेंगे 15 दिनों में काम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 चौक 20, ठीक है। अब 3 से इसको काटा, 3 1 3 3 18, 16 चौक 64। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 64। क्या आ गया 64, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु क्या है 25 वर्ष है, ठीक है। 7 वर्ष बाद पति पत्नी और उसके बेटे की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। तो उस समय बेटे की आयु पूछ रहा है, तो क्या करोगे, देखो अब मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 है, तो 25 × 2, ठीक है, 50 क्या है 50 वर्ष है उनकी औसत आयु कितनी, मतलब टोटल आयु कितनी है विवाह के समय 50 वर्ष। अब 7 वर्ष क्या होगा, तो दोनों की आयु में 7 वर्ष जोड़े जाएंगे, तो इसमें 14 जोड़ दोगे, 14 आयु जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इनकी जो टोटल आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 64 वर्ष। लेकिन वर्तमान में इनके पति पत्नी और बेटे की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। तो 22 × 3 66, ठीक है 66। लेकिन पति पत्नी की कितनी है 64, तो 66 में से 64 गए तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, तो मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर से पीतल के टुकड़े में जस्ता और तांबे का अनुपात दिया है। किसका, जस्ता और तांबा। कितना रेशियो दिया है 4:5, ठीक है। 180 किलोग्राम के इस तरह के टुकड़े में कितना जस्ता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जस्ते की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो रेशियो क्या है जस्ता का 4/5। तो क्या करेंगे 180 × 4, टोटल क्वांटिटी का जो क्या होगा 9, तो 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, तो 20, ठीक है, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 80 किलो। 180 में जो जस्ते की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 80 किलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 9 3 4 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये संख्या किसके स्क्वायर के पास है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तो मैं शॉर्टकट पता होना चाहिए, जैसे 95, मतलब पहले देख लो 8 का निकालोगे 80 × 80, मतलब 80 × 80 कितना 6400 आ रहा है, तो मतलब ये वो काफ़ी दूर है उससे। तो 90 निकाला, क्या है 90 × 90 81, मतलब उससे ही बड़ा है। तो फिर क्या करें हम 95 का निकालते हैं, 95 का निकाला हमने, तो 95 का कितना 55 25 और 9 धम 90, तो 90 25 आ गया, ठीक है। 95 का कितना आ गया 90 25, मतलब ये आसपास ही है 89 30। तो अब क्या करो 94 का निकालो, 94 का जब तुम निकालोगे स्क्वायर रूट 94 का कितना आएगा, ये आएगा 88 36, 88 36, ठीक है। कितना आया 88 36, ठीक है। और अपने पास दी है वो कितनी वैल्यू दी है 89 34, और ये कितनी आई 88 36। तो 89 34 में जब 88 36 घटाओगे तो कितना बचेगा 98। अगर इसमें से 98 घटा देंगे तो क्या है पूर्ण स्क्वायर संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 98। अब अगला क्वेश्चन है वो क्या है XY5 और
9/15 समतुल्य है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 5 × 9/15, इसको इससे कटा देंगे 3 तरफ 9, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा सही है? तो x² बराबर क्या दिया है अपन को 42 24, क्या दिया है 42 24 दिया है। तो ये किसके पास में है? तो मतलब जैसे 60 का स्क्वायर निकालो, 36 मतलब कि 3600, उससे ऊपर है 7 का निकालो तो 49 मतलब नीचे। तो एक काम करो फिर 65 का निकालो, 65 का क्योंकि अपन इजीली निकाल सकते हैं, 5 25 और इसमें 6 गुणे 7 कर दो, 7 6 42, तो क्या है 65 का कितना हो गया 42 25। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू है 42 24 मतलब 65 से छोटी है और 64 से बड़ी है। ठीक है, तो ये काय पे वेरी करेगा 64 और 65 के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? अब जैसे 100 का निकालो तो 100 का निकालो क्या 10,000 पहुँच जाएगा, तो वो चीज़ अपन को चाहिए नहीं। तो अपन क्या करेंगे 99 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 99 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 99 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो वो आएगा 99 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो ये आएगा 9801। एक मिनट, 9801। ठीक है, 9801। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है 9801, इसको याद ही रखना। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का डिस्कशन हो गया। अब हम करेंगे हिंदी का। अब वो क्या है देखो, हिंदी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है जैसे तत्सम। ठीक है, तत्सम, उत्पत्ति के आधार पर क्या है शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्सम, ठीक है, दूसरा होता है कौन सा तद्भव, ठीक है, फिर होता है देशज शब्द और फिर होता है विदेशज शब्द। ठीक है, कौन सा? विदेशज शब्द। ठीक है, अब जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे आम्र हो गया, उष्ण हो गया, ऐश्वर्य हो गया, तुम्हारा षष्ठी हो गया, मतलब जो शब्द क्या है हमारे संस्कृत की भाषा से एज इट इज उठाए गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, अर्थ तत्सम या तद्भव शब्द वो क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत में थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्थ तत्सम या, ठीक है, या तद्भव शब्द बोलते हैं, जैसे आ, खीर, छत्र। ठीक है, देश शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द बोलते हैं, जैसे अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम। ठीक है, और जैसे देशज शब्द तुम्हारे कैसे हो गए? थैला, लोटा, टांग, पगड़ी, ऐसे शब्द ये तुम्हारे क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें क्या है, तुमको तत्सम शब्द नहीं है वो छांटना है। तो इसमें देखो, धृत, धृत क्या है? तत्सम शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी। इसका जो तद्भव होगा वो क्या है? घी। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? घी। ठीक है, चूर्ण, चूर्ण भी तत्सम है, इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा? चूर्ण। ठीक है, चंचू, चंचू मतलब चोंच, ये भी तत्सम शब्द है। लेकिन जो कौड़ शब्द है वो क्या है? तद्भव है, ये हिंदी का ही शब्द है और संस्कृत में इसको बोलते हैं कुष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुष्ठ। तो जो कौड़ शब्द है वो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? विदेशी शब्द नहीं है। इसमें से क्या है? विदेशी शब्द छांटना है, मतलब विदेशी शब्द नहीं है। देखो, काजू शब्द कैसा है? विदेशी शब्द है। ठीक है, काजू कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ठीक है, उसके अलावा कारतूस, ये भी विदेशी शब्द है।
जो पेट है, पेट कैसा है, तद्भव शब्द है, ठीक है। पेट कैसा है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पेट। कानून के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, गैर कानूनी। इसका राइट आंसर है क्या है, गैर कानूनी, ठीक है। अगला शब्द ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है काय का। तो जो ऊंचे ऊंचे शब्द हैं वो काय का उदाहरण है, पुनरुक्त शब्द का। किसका उदाहरण है, पुनरुक्त शब्द का। अब पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं, देखो पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण बार बार होता हो। कैसे हो, जिन शब्दों का उच्चारण बार बार होता हो उन्हें क्या हम बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे, जैसे उदाहरण दूं मैं, क्या है, जैसे जैसे, ठीक है। उसके अलावा काले काले, फूले फूले, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, पुनरुक्त शब्द कहलाते। जो पर्याय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पर्याय का अर्थ होता है समान या बाची। पर्याय शब्द होते हैं जो समान अर्थ हो, जैसे पर्यायवाची बोलते हैं, मतलब पर्याय का होता है समान और वाची का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। बोले जाने वाले से जिन शब्दों का क्या हो, अर्थ एक जैसा हो, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण बताए, उसके दोष बताए, संख्या या परिणाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जैसे सार्थक, ठीक है। सार्थक निरर्थक क्या होते हैं, वे ये शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द हैं जिनमें एक का अर्थ हमें पता होता है, ठीक है। सार्थक में जो सार्थक है उसका शब्द पता होता है और जो दूसरा शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं सार्थक निरर्थक शब्द। जैसे उदाहरण चाय वाय, तो चाय का अर्थ तो अपन को पता है, वाय का नहीं पता है, ठीक है। पानी वानी पी लो, बोलते नहीं है पानी वानी, तो पानी का अर्थ पता है लेकिन वानी का नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, सार्थक निरर्थक शब्द, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो जो समूह का पर्यायवाची है वो कौन सा है, वृंद। इसका जो राइट आंसर है वो है वृंद, ठीक है। अब जैसे समूह के और कई पर्यायवाची हैं, जैसे गण, झुंड, ठीक है। उसके अलावा वृंद, फिर उसके अलावा समुदाय, ठीक है। तो ये क्या हो गए, समूह के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। उसके अलावा जैसे बारिश, बारिश के, बरसात, ठीक है, वर्षा, मेघ, ये क्या हो गया, बारिश के पर्यायवाची। उसके अलावा जैसे बागीश, बागीश के पर्यायवाची क्या होंगे, बृहस्पति या ब्रह्मा, ठीक है। उसके अलावा चारु, चारु का होता है कमनीय, कमनीय, ठीक है। उसके अलावा मनोहर, ठीक है। उसके अलावा आकर्षण और खूबसूरत, ये क्या होगा, चारु। तो जो समूह का आएगा पर्यायवाची वृंद का, तो राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है, पार्थिव। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पृथ्वी का क्या है पर्यायवाची, पार्थिव, ठीक है। उसके अलावा जैसे आकाश, अगर और एग्जाम्पल है, जैसे आकाश को चूमने वाले को हम क्या बोलते हैं, गगन चुंबी, ठीक है। आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं नभचर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जिस भूमि पर कुछ नहीं उगता उसको क्या बोलते हैं, ऊषर भूमि बोलते हैं, ठीक है, या बंजर। तो इस तरीके से बहुत सारे। अगला क्वेश्चन हमारा, चयन का संधि विच्छेद कीजिए। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा, चय प्लस अन, क्या होगा, चय प्लस अन, ठीक है। तो चय प्लस अन में कौन सी संधि होगी, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर निकलेगी अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। अब अयादि संधि क्या होती है, जब संधि करते समय ए
ए, ओ और औ। औ के साथ कोई अन्य स्वर मिलते हैं, जब इसके साथ कोई भी अन्य स्वर मिलते हैं तो ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, ओ का क्या हो जाता है, अव, और औ का क्या हो जाता है, आव। औ का क्या हो जाता है, आव। ठीक है, इसे ही अयादी संधि कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दें, क्या, गायक, तो गायक का क्या होगा, गे धन अक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गायक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अयादी संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो सफल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विफल। ठीक है, सफलता का विफलता, प्रसन्न का क्या होगा, व्याकुल, और सुख का जैसे दुख। ठीक है, तो ऐसे कई विलोम हैं। तो यहाँ का सफल का क्या है, विफल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, को उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन। तो यहाँ को उपसर्ग से, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे को जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, कुपात्र। तो इसका राइट आंसर हो गया कुपात्र। ठीक है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कर्मधारय समास। तो जो चरण कमल है, इसमें चरण कमल का अर्थ क्या होता है, जिसके चरण कमल के समान हो। तो ऐसे शब्द में क्या होता है, समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच कौन से शब्द आते हैं, विशेषण या विशेष शब्द आते हैं। ठीक है, विशेष शब्द आते हैं। ठीक है, अथवा उपमान और उपमेय का क्या होता है, यहाँ पे संबंध होता है, उसमें कौन सा, कर्मधारय समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर क्या, पीत है जो अंबर। ठीक है, जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो इस तरीके के जो समास होते हैं वो क्या होते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। ठीक है, क्या होना, सावधान होना। कान खोलने से कई और रिलेटेड है, जैसे कान देना, कान देना, कान देने का क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, अगर आपसे बोला तो एक कान देना तो मतलब ध्यान देना। कान का कच्चा, जैसे कान का कच्चा, तो कान का कच्चा का क्या है, बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आना। ठीक है, कान का कच्चा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कान काटना, कान काटना मतलब चालाकी या धूर्तता में आगे होना। ठीक है, उसके अलावा कान खाना, कान खाने का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना। ठीक है, उसके अलावा कान गर्म करना मतलब कि दंड देना। कान गर्म करना, इसका मतलब होता है दंड देना। ठीक है, तो ये याद रखना, कान देना मतलब ध्यान देना, कान का कच्चा बिना सोचे समझे किसी बातों की आ जाना, कान काटना मतलब चालाकी में आगे होना, कान खाना मतलब कि किसी बात को बार बार कहना, कान गर्म करना मतलब कि दंड देना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उद्धत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। उद्धत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उद्धत। इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उद्धत। ठीक है, अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में क्या है, रस की खोज करनी है। तो इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है। क्योंकि देखो यहाँ पे रौद्र रूप दिख रहा है, उस काल मारे क्रोध के, यहाँ पे क्रोध आता हो। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा है, रौद्र रस होता है। रौद्र, जिस रस में रौद्र या क्रोध का भाव होता है वहाँ पे कौन सा होता है, रौद्र रस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रौद्र। करुण रस में क्या होता है, करुण रस में करुणा और दया का जब भाव प्रबल होता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, करुण रस। और वात्सल्य में क्या होता है,
जिस रचना में माता पिता अथवा निजी या भगवत प्रेम का भाव होता है वहाँ पे वात्सल प्रेम होता है, और भयानक या विवत्स यहाँ पे डर हो, नकारात्मक हो, रौद्र हो, वहाँ पे क्या है, भयानक रस होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है, तुमको अलंकार पहचानना है। तो देखो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार को कैसा, मतलब कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे क्या होता है, दो समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। दो समान शब्द जिनके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे मन का प्रिय या माला का मोती, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष एक शब्द के एक ही दो भिन्न भिन्न अर्थ हो, ठीक है। जैसे जैसे इसका है, इसका एग्जाम्पल है, कनक कनक से 100 गुनी मानस का अधिकाय, जा खाए बोराए नर, जा पावे मोराए। ठीक है, तो एक कनक का मतलब होता है वहाँ पे सोना, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो श्लेष अलंकार का उपयोग कहाँ पे होता है? जब एक शब्द के ही दो भिन्न अर्थ हो तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। रूपक अलंकार, सॉरी, जो 3 वेद खाती थी, इसका राइट आंसर है यमक। ठीक है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का कहाँ पे यूज? जहाँ उपमेय को ही उपमान बताया जाए। क्या है? उपमेय को ही जब उपमान बताया जाए और दोनों में कैसा हो, अभिन्नता दर्शाई जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार का उपयोग होता है। जैसे चंद्रिका चादर ओढ़े, ठीक है, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, मतलब जो बन सारदी है वो किसके तरीके की चादर ओढ़े? चंद्रिका की चादर। ठीक है, उसी की तरह उपमा अलंकार, उपमा में क्या होता है? जिसमें किसी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के गुण अथवा स्वभाव की तुलना करना ही क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। या नयन कमल, नयन कैसे? कमल, यहाँ पर नयनों की तुलना किससे की जा रही है? कमल। तो यह कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों में क्रम से सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या पर्यायवाची एक तरीके देखना, तो जो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? चीर। ठीक है, कौन सा होता है? चीर। ठीक है, तो चीर हो गया, चीर 2 है, 1 और 4। उसके अलावा घर, घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेत। तो निकेत भी दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी। ठीक है, उसके अलावा पुत्री, पुत्री का जो पर्यायवाची होता है दुहिता, तो ये दुहिता यहाँ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। और मयूर का केक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? दिए गए मुहावरे का सही अर्थ इतिश्री करना। इतिश्री करना क्या होता है? समाप्त करना, कार्य को समाप्त करना। तब बोलते नहीं इतिश्री गोपनाय प्रथमो अध्याय नमः, मतलब कि कार्य को समाप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कार्य को समाप्त करना। ठीक है, उसके अलावा जैसे इंतकाल का होना मतलब मर जाना। ठीक है, इधर उधर करना, टाल मटोल करना, ईट से ईट बचाना। ठीक है, क्या युद्धात्मक विनाश लाना। ठीक है, तो ऐसे कई मतलब मुहावरे लोगों के आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन में। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सती, सगुन मूर्त सर्वेश की। क्या है? मतलब रोला है, गीतिका है, हरिगीतिका है, उल्लाला है। तो ये क्या है? उल्लाला है। क्या है ये? उल्लाला का उदाहरण। क्या? करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सती, सगुन मूर्त सर्वेश की। ठीक है, तो उल्लाला में क्या होता है? देखो, जो उल्लाला होता है उसमें जो विषम पंक्ति है उसमें कितनी 15 मात्राएं होती हैं, और सम पंक्ति में कितनी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और गीतिका में कितनी होती हैं? 20 मात्रा होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हरिगीतिका में कितनी होती हैं? 28 मात्रा होती हैं। ठीक है, और रोला में कितनी होती हैं? 24 मात्रा होती है। ठीक, तो आप इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिमय शब्द निम्न को किस विषय की शब्दावली है? विनिमय शब्द, विनिमय का के लिए यूज करते हैं? विनिमय जब हम किसी चीज़ को क्या अदला बदली करते हैं तो अब यूज करते हैं। तो ये कहा है? वाणिज्य, मतलब का। ठीक है, वाणिज्य का शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वाणिज्य। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है
यथामति निम्नलिखित किस समास का उदाहरण है? तो यथामति में कौन सा समास है? यथामति में अव्ययभाव समास है। कौन सा? राइट आंसर ए। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अव्यय तथा प्रधान होता है, उसमें अव्ययभाव समास होता है। तो यथामति का अर्थ क्या होता है? मति अथवा बुद्धि के अनुसार। कैसा? मति अथवा बुद्धि के अनुसार। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यथामति में क्या है? अव्ययभाव समास। तो इस तरीके से हमारा क्या हिंदी का होता है। अब इसके बाद हम क्या करें? पंचायती राज और कंप्यूटर। ठीक है। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो देखो HTML का जो उपयोग करते हैं वो हम क्या के लिए करते हैं? मेनली इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए। किसके लिए? वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा HTML का? इसका राइट आंसर होगा वेब पेज। ठीक है। अब जो वेब सर्वर होता है वो क्या होता है? वेब सर्वर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? सॉफ्टवेयर भी होता है ये और हार्डवेयर भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कई वर्ल्ड वाइड जो www यहीं पे सेव होती हैं। तो जो क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट देता है तो वो कहाँ जाती है? वेब सर्वर पर ही जाती है। कहाँ पर जाती है वो? वेब सर्वर पर ही जाती है। ठीक है। उसके अलावा वेब सर्वर के बाद वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? देखो वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन कौन कौन सी चीज़ देखते हैं? कौन कौन सी चीज़ देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? इसका उपयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग क्या में एप्पल में भी किया जाता है, मैक में भी किया जाता है, विंडो में भी किया जाता है। ठीक है। इसे मल्टी टू वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके अलावा आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो कि व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसमें क्या करें हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं? ईजिली एक्सेस कर सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है? अगला क्वेश्चन है निजी नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अगर बाह्य आक्रमण से अपन को बचाना है तो किसका उपयोग करते हैं हम? फायरवॉल का। ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या होता है? तो देखो फायरवॉल क्या होता है? एक तरीके की सेफ्टी वॉल होती है। ठीक है। ये क्या करती है? कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। ठीक है। जो फायरवॉल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण होता है। कैसा होता है? नेटवर्क सुरक्षा उपकरण। ये क्या करता है? जैसे इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो ये क्या करता है? ट्रैफिक जो भी ट्रैफिक आ रहा है तुम्हारे लैपटॉप पे तो वो क्या करता है? इसकी निगरानी करता है। ठीक। फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? आपके आंतरिक नेटवर्क और बाहर स्रोतों से आने वाले जो ट्रैफिक के बीच को क्या करता है? ये चेक करता है। ठीक है। कोई वायरस नहीं है, कोई हैकर्स नहीं है या कोई भी ऐसा मतलब जो हार्मफुल हो उस चीज़ को रोकता है। ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? ये भी एक क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है ये? कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है? मेनली मेलवेयर को रोकने के लिए या उसको पता लगाने के लिए। ठीक है। तो कुछ मेनली कुछ प्रमुख एंटीवायरस कौन कौन से हैं? जैसे एवास्ट। ठीक है। उसके अलावा जैसे K7। ठीक है। नॉर्टन। तो ये क्या है? कुछ प्रमुख एंटीवायरस है। ठीक है। अब जैसे सर्च इंजन क्या होता है? ये भी एक ऑनलाइन है। ठीक है। इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है तो किस पे? सर्च इंजन पे ही किया जाता है। प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं? जैसे गूगल। ठीक है। याहू हो गया, विंग हो गया। ठीक है। डकडकगो हो गया। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सर्च इंजन। उसके अलावा साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध ये क्या है? एक तरीके का अपराध है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है। ठीक है। क्या होता है? एक कंप्यूटर और नेटवर्क होता है। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आप एक वर्कशीट की 3 प्रतियां निकालनी है।
ठीक है, कोई भी आपके पास वर्कशीट है, जैसे कोई किसी भी चीज़ का आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसकी 3 प्रति निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले मेन्यू टैब पे जाओगे, ठीक है, मेन्यू में प्रिंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, प्रिंट में फिर कहाँ जाओगे, उसकी प्रतियाँ ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें क्या करोगे, बॉक्स की संख्या कितनी 3 टाइप कर दोगे, तो क्या है वही प्रिंट कितना 3 बार निकल आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, टी। और प्रिंट निकालने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, CTRL+P, ठीक, Ctrl+P दबा दोगे तो आप क्या करोगे, सीधा प्रिंट का ऑप्शन पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही है। अगर सोचो तुम ये Ctrl+P+C दबा, नहीं ये गलत है, ठीक है, और ये पहला भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2007 में, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड का 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मैन में निम्न में कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है? तो इसमें कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं मिलेगी तुमको, पैराग्राफ कमांड, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस क्या है ई, सॉरी अल्ट प्लस ई दबाओगे तो क्या है, प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी कमांड मिलती है तुमको, जूम की मिलती है, प्रीव्यू की मिलती है, ठीक है, और पेज सेटअप की मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी मिलती है, प्रिंट प्रीव्यू इसमें क्या करते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है, ठीक है, जो हार्ड कॉपी तुम्हें प्रिंट आउट निकालना वो दिख जाएगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में का उपयोग जैसे कोई भी ऐसी त्रुटियों को ढूंढ सकता है जिससे क्या लेआउट को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ, ठीक है। और अगर तुमको जैसे प्रिंट का जो पूर्वालोकन करना है या जिसको देखना है तो उसके लिए क्या दबाएंगे, Ctrl+F2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो क्या है कि स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लेखन। क्या बोलेंगे इसको, लेखन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइटिंग, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, स्टोरेज लोकेशन में अगर कोई डेटा डालना है तो इसको क्या बोलेंगे, राइटिंग या लेखन, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइटिंग या लेखन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सामान्य कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं, कि यहाँ से F1 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है। जैसे F1, ठीक है, F1 का काय के लिए यूज़ करते हैं, इसका उपयोग हर कार्यक्रम में सहायता हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। F2 कुंजी को किसके लिए, मतलब अलग अलग जगह इसका अलग अलग यूज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में विंडोज़ के सभी संस्करणों में एक हाईलाइट किए गए आइकॉन पर यह फाइल या फोल्डर का नाम बदल देता है, ठीक है। F3 का उपयोग हम कहाँ करते हैं, खोज सुविधा के लिए, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। F4 का मतलब F5 का, जैसे अगर तुम क्या PPT स्लाइड चला रहे हो तो स्लाइड शो में इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे हर की का एक अपना अपना यूजेज है, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक मैक एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है? एक मैक एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है? तो सबसे पहले देखो, एक मैक एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है, इसका राइट आंसर क्या है, 48। कितनी होती है, 48। अब सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि जो मैक का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा जो ये क्या होता है, मैक क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस, एक नेटवर्क इंटरफेस का काम करता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर को कैसे नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन सी कुकीज़ को छड़ेक कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है? छड़ेक कुकीज़ मतलब, छड़ेक कुकीज़ क्या होती हैं, जो सेशन कुकीज़ होती हैं, ये क्या है, कंप्यूटर में शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती हैं, सेव होती हैं, ठीक है। जो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा,
राइट आंसर होगा सेशन कुकीज़। ठीक है, तो ये सेशन कुकीज़ होती हैं उनमें क्या है, जो भी डेटा होता है वो अस्थायी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, और जैसे ही सेशन पूरा होता है तो क्या है, डेटा हट जाता है। ठीक है, वैसे ही डेटा क्या हो जाता है, हट जाता है। अब कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ आपको पता ही है, कुकीज़ क्या होती हैं, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में क्या है, तुम्हारे फोल्डर में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। जब आप उस साइट पे दोबारा से जाते हो तो क्या है, वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, कुकीज़ कई टाइप की होती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कुकीज़ कई, जो परमानेंट कुकीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लगातार जिनको परमानेंट कुकीज़ होती हैं वो क्या क्या है, वेब ब्राउज़र को आप बंद भी कर दोगे तो वो क्या है, आपके सिस्टम में क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं। और जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं वो क्या होता है, जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप सिस्टम कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती है, वहाँ से आपको मेन पार्टी पे पहुँचाने का काम करती है। ठीक, कुछ फ्लैश कुकीज़ भी होती हैं, तो इस तरीके से बहुत से टाइप की कुकीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सेशन और एक बिट बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटरों की मुख्य भाषा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 0 और 1 बिट बाइनरी। तो ये क्या होती है, मशीन भाषा होती है। क्या होती है, मशीन भाषा होती हैं, जो क्या होती हैं, मतलब 0 और 1 में क्या करती हैं, डेटा को रीड करती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो मशीनी भाषा होती है वो क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे C++, जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा रीड करता है, मशीन भाषा रीड करता है। अब इसमें एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होती है, कोई भी जैसे कोई भी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसको मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी जो रूल्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको सूत्र बोलते हैं, ये तो कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या है, एक क्रमबद्ध चरण तरीके से किसी भी चीज़ को डिफाइन किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिन्हें कंप्यूटर डायरेक्ट रीड नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो वर्कशीट डेटा का देखते हैं ना, जो रो कॉलम देखते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को चार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होते हैं, एक रो और एक कॉलम जहाँ पे काटते हैं, जहाँ मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपने विभिन्न जो ऑफिस प्रोग्राम में उपयोग के लिए बहुत सारे चित्र दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट एक प्रोग्राम है जो हमें टेक्स्ट के ग्राफिक में रूप में सहायता करता है। जैसे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह खोलोगे तो आपको उसके वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे हमें फॉन्ट दिए रहते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, चार्ट। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो फाइल है उसके लिए एक्सटेंशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो फाइल के लिए एक्सटेंशन है वो क्या है, .docx। क्या है, .docx। ठीक है, अब जैसे कुछ और एक्सटेंशन है, जैसे पीपीटी के लिए क्या है, .pptx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि लेन का पूर्ण रूप क्या है, क्या पूछ रहा है, लेन का। तो लेन को हम किस तरीके से लिखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क, लेन का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म है यहाँ पे, जैसे वैन, ठीक है, वैन क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा अब कुछ और जैसे नेटवर्किंग के टर्म में कुछ और आते हैं, जैसे ईथरनेट और वाईफाई, ठीक। तो ये ईथरनेट और वाईफाई क्या होती है, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पे हम कौन सा यूज करते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में वो पूछ रहा है कितने बाइट होते हैं, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट बराबर क्या होगा, 1 गीगाबाइट होता है हमारा, अरे क्या है, 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 इंटू द पावर 3 बाइट, ठीक है। इतने बाइट होते हैं। तो ये इनको कितने मान लो, करीबन 1000 मान लो, 1000, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू द पावर 30 बाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ गया 2 टू द पावर 30, ठीक। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, सबसे छोटी जो यूनिट होती है मेमोरी की, वो कौन सी होती है, 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है, 8 बिट, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक्सेल में QTR1, QTR2 और QTR3 किसका एक उदाहरण है। तो जो एक्सेल फाइल में जब हम ये डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ये क्या का, ये सीरीज का उदाहरण है, क्या का, सीरीज का उदाहरण। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप खोलोगे तो सबसे पीछे नीचे जैसे जाओगे तो 3 फाइलें ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो ये क्या है, उसी को उनको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में दस्तावेज में से एक हिस्से को हटाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमको कोई भी चीज़ वहाँ से इरेज करनी है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+X, पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे उस पूरे टेक्स्ट को, और सिलेक्ट करके फिर क्या कर देंगे, Ctrl+X दबा देंगे। Ctrl+X जैसे दबा दें तो वो क्या है, वहाँ से कट हो जाएगा। Ctrl+C का उपयोग करके डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N का नई या ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, हम Ctrl+N का। Ctrl+V का उपयोग क्या के लिए हम करते हैं, किसी भी डेटा को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ASCII एक कूट लेखन प्रणाली है, ठीक है। क्या है इसका, जो ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कितना इसका जो विभिन्न वर्ण प्रदान किए जा सकते हैं, इसमें कितने हैं, 128, ठीक है। डिफरेंस साइज के वर्ड यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 128। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, एक निर्दिष्ट संस्थान, क्या कह रहा है, एक निर्दिष्ट स्थान में एक बड़ा डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को संचित करने के लिए आपको ऑफिस बटन में किस विकल्प पर क्लिक करने का चयन करना होगा। तो देखो, जैसे ही आप क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हो, सेव एज करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक वर्ड दस्तावेज को संचय मतलब सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज ऑप्शन पे जाकर क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, Ctrl+S दबा दोगे तो वो सेव हो जाएगा। लेकिन नए नाम से सेव करना, नया डॉक्यूमेंट सेव करना, तो क्या है, सेव एज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन फाइल के लिए Ctrl+N, Ctrl+O, और न्यू फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+N का उपयोग हम करते हैं।
अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिलेक्ट टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+E। अलाइन हमको खोलने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? Ctrl+E। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? Ctrl+E। Ctrl+U का हम काय को क्यों प्रयोग करते हैं? अगर कोई टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसको अंडरलाइन करने के लिए हम काय का उपयोग करेंगे? Ctrl+U। Ctrl+R का उपयोग हम काय के लिए करते हैं? Ctrl+R का उपयोग करते हैं अगर जैसे स्क्रीन के जो राइट साइड में, ठीक है, चयनित टेक्स्ट को क्या करता है? ये शो करता है। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट है आप अगर उसको Ctrl+R कर दोगे तो राइट साइड में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, Ctrl+J को इस स्क्रीन को सही करने के लिए चयनित जो टेक्स्ट है या उस टेक्स्ट को क्या है, स्क्रीन को सही करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा Ctrl+U काय के लिए? चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए। ठीक है, ये तो बहुत ही ये क्या करता है? अलाइनमेंट को राइट साइड में ले जाता है। Ctrl+J क्या करता है? जस्टिफाई करता है। ठीक है, क्या करता है? ये जस्टिफाई करता है, ये राइट साइड में ले जाता है पूरे अलाइनमेंट को। और यू क्या करता है? अंडरलाइन करता है। ठीक है, और Ctrl+E काय के लिए करते हैं? अलाइन सेंटर के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि हमारा जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो फाइल कहाँ जाती है? अगर हम सीधा डिलीट करें किसी भी फाइल को कंप्यूटर में तो वो कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन में जाएगी। ठीक है, रिसाइकिल बिन में जाएगी। उसके अलावा जैसे माई कंप्यूटर क्या है? माई कंप्यूटर में सारी फाइलें सेव होती हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन। डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग उस टर्म को कहते हैं जैसे ही कोई भी डेटा आप कंप्यूटर से कॉपी करते हो या फिर एक मतलब जैसे कंप्यूटर से डाटा कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल रहे हो या फिर किसी ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर रहे हो, तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोड कहलाती है। ठीक, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो क्या है? स्प्रेडशीट बनाने और प्रतिरूप करने का एक उपकरण कौन सा है? अगर आपको स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक, तो हम काय का उपयोग करते हैं स्प्रेडशीट बनाने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। पीपीटी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये ब्राउज़र है। ठीक है, एडोबी फोटोशॉप क्या है? ये फोटोशॉप ऐप है। ठीक है, तो ये सारा हमारा यहाँ पर पूरा पोर्शन खत्म होता है। इस बार जो हमने इसमें क्या है, जो तुम्हारे पंचायती राज के क्वेश्चन थे वो इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अगर मुझे पंचायती राज से जो भी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका मैं एक अलग से पूरा ओवरऑल वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।